लेट्स अंडरस्टैंड द प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ओके, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप ये समझ जाते हो तो प्लेसेंटा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट और प्लेसेंटा के रिलेटेड बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी है यू विल बी अंडरस्टैंड बाय बेटर मैनर, ओके। अच्छे मैनर में आप समझ जाओगे, ऐसा नहीं कि आप वो टर्म जानते हो उसकी मीनिंग आपको पता नहीं होगा, ओके। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो अपने टर्म को याद कर लेते हैं बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म, ओके। एंड दैट्स वाई if you focus in understanding this placental circulation, you will be understand or you will be able to understand various terminology related to this placenta, okay। तो प्लेसेंटा सर्कुलेशन मतलब यही होता है कि जो फीटस है हमारा, जो ग्रोइंग फीटस है, ओके, उस ग्रोइंग फीटस के बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो किस प्रकार हमारे फीटल के ब्लड के पास पहुंचा, ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक लाइन में डिफाइन करने का अगर मैं वे बताऊं तो अल्टीमेटली यही होता है कि जो फीटस का जो फीटस को क्या चाहिए, फीटस को भी कुछ तो चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर ग्रोइंग ऑफ द सेल और फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल। दैट्स वाई कोरियोनिक विलस एक वहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ओके। आप जानते हो प्लेसेंटा फॉर्म होगा, लेकिन प्लेसेंटा फॉर्म होने के पहले जो एक फीटस जो रहता है हमारा, ओके, फीटस अल्टीमेटली बना हुआ नहीं रहता है, एक जो सेल है जो कि अल्टीमेटली एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म को जो फॉर्म करने वाला, जो कि एक फीटस को फॉर्म करने वाला रहता है, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के लिए, ओके, वहाँ पे क्या चाहिए, बिफोर प्लेसेंटा वहाँ पे क्या चाहिए रहता है, हमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स वगैरह चाहिए रहता है ताकि वो क्या करे, बाय सिंपल डिफ्यूजन मदर के थ्रू वो ले सके। तो वो जो नेटवर्किंग है या फिर वो नेटवर्क किस प्रकार फैलेगा, दैट ऑल इंक्लूड इन दिस प्लेसेंटा सर्कुलेशन, ओके। तो प्लेसेंटा सर्कुलेशन अल्टीमेटली ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द 3rd वीक ऑफ द प्रेगनेंसी वहाँ पे विलस की फॉर्मेशन होती है, ओके। वहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कोरियोनिक विला की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है आप ये अच्छे तरीके से समझ जाओगे अगर आपने पढ़ा होगा कि एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट क्या होता है, इनर सेल मास क्या होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है। अगर आपने ये सब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आपने अगर इम्प्लांटेशन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहेगा। इम्प्लांटेड जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है, ओके। मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा, मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अदरवाइज़ आप कहीं से एम्ब्रियोलॉजी की टेक्स्ट बुक में या फिर दूसरे वीडियो वगैरह देख के आप समझ सकते हो, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं ट्राई करूँगा। आई विल बी ट्राई माई बेस्ट, ओके। दैट और जो नेक्स्ट थिंग है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वो आपके ऊपर है, ओके। आई विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू वांट टू और इफ़ यू विल अंडरस्टैंड और इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, तो ये वहाँ पे आप समझ जाओगे। अदरवाइज़ जो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं वो जस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक में याद होते हैं, अदरवाइज वो क्या होते हैं स्किप हो जाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय बेटर मैनर व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर, ओके। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है हमारा, ओके, एक मदर का जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट आप सपोज ये मेरे क्या है, एंडोमेट्रियम की एक लाइनिंग है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है और ब्लास्टोसिस्ट ऐसे इम्प्लांटेड होता है, ओके। ये ब्लास्टोसिस्ट मेरा ऐसे नॉट ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा सा ये मैंने ओवल बना दिया, वो यस ब्लास्टोसिस्ट कुछ ऐसा रहता है, ओके। तो अल्टीमेटली क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। आप जानते हो कि ये ट्रोफोब्लास्ट की एक लेयर है जो कि अल्टीमेटली डिफ्रेंशिएट हो जाती है इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ओके। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट कैसे होता है, ये देखिए, सपोज ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट ऐसे हो जाता है, ओके। तो ये देखिए अभी आप देखोगे कि ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की जो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ इसको ब्रॉड क्यों किया, यहाँ पे नैरो क्यों किया है, इसका रीज़न यही है कि आपने इनर सेल में से आपने पढ़ा होगा, मैंने जैसे आपको बताया कि आपने अगर पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे। अदरवाइज अगर आपने नहीं जानते हो तो यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू ट्राई और व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर, ओके। तो अल्टीमेटली हाइपोब्लास्ट और जो हमारा एपीब्लास्ट होता है ये समथिंग कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे सेल रहते हैं, ओके। तो जो सेंट्रली ये लोकेटेड नहीं होते, वो पेरीफेरी पे होते हैं। तो जिस पेरीफेरी पे वो लोकेटेड होते हैं उस पेरीफेरी के दैट अलॉन्ग साइड वहाँ पे जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से
डेवलप होता है। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होता है, डेवलप होता है। ओके, ये मेरा क्या है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है। ये मेरा क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। अभी क्या होता है कि जो इस पर्टिकुलर जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट अल्टीमेटली ये सिंपल ट्रोफोब्लास्ट नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे सिंगल एपिथेलियम की लेयर होती है। ओके, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, वहाँ पे क्या होता है, ये पर्टिकुलर साइटोट्रोफोब्लास्ट की एक सेल की लाइनिंग हुई रहती है। और ये जो हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है, इसके जो सेल होते हैं ना, ये लिक्विफाई हो चुके रहते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर लिक्विफाई हो चुके रहते हैं, इनमें बहुत सारे लैकुना स्पेसेस होते हैं। ओके, इसको अलग डायग्राम से डिनोट करें। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, लैकुना स्पेस होते हैं। लैकुना स्पेस मतलब क्या होता है, बहुत सारे गैप्स होते हैं। और यहाँ पे मटरनल यानी कि मदर के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे आर्टरी की वगैरह ब्रांचेस वगैरह आती है, जो कि इस लैकुना स्पेस में अपने ब्लड को फिल कर देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो ये मैंने आपको सेल बताया ना, ओके, ये जो सेल मैंने आपको बताया ना, ये सेल क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन में बिटवीन द लैकुना स्पेसेस वो क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं। ओके, इम्बेड करते हैं, दैट नथिंग बट वो एंटर करते हैं। साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो सेल होती है वो फर्दर ग्रो होके, फर्दर नंबर ऑफ जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो सेल होती है, दे ग्रो इन बिटवीन द लैकुना स्पेसेस। ओके, ऐसे बहुत सारे लैकुना रहेगा, ऐसे बहुत सारे लैकुना होगा। और बहुत सारे लैकुना के बीच में जो स्पेस, जिन्हें हम ट्राइबोकुले बोलते हैं, उस स्पेस में ऐसे बहुत सारे ऐसा अल्टीमेटली क्या बना हुआ रहेगा, वहाँ पे बहुत सारे साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल की जो लेयर होती है वो यहाँ पे बना हुआ रहेगा। और बाद में कवर करके रख देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर बोलते हैं। ओके, तो दैट नॉट रिमेम्बर टू, ओके, दैट इज़ नॉट रिमेम्बर दैट मच। आपको उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना था कि साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो सेल थी वो फर्दर ग्रो होते हैं इन बिटवीन द लैकुना। ओके, इन बिटवीन द लैकुना स्पेसेस। और अल्टीमेटली जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो सेल की जो यहाँ पे ग्रो हो रही है, ये क्या है, मेरा भी ये प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी विलस है। ओके, ये क्या है, प्राइमरी विलस है, प्राइमरी कोरियोनिक विला है। सेकेंडरी कोरियोनिक विला वो होता है जहाँ पे जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता है ना, अभी डायग्राम से बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म होता है, जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट आप जानते हो कि ऐसा कुछ ये मेरा रहेगा और ये मेरा रहता है। और ये जो मैंने आपको बताया कुछ ऐसा ये कुछ ऐसा गलत हो गया, यस, तो यस, अभी थोड़ा सा राउंड हुआ। तो ये मेरा क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। और ये फर्दर ऐसा वहाँ पे क्या होगा, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होगी। तो इसके बीच में और इसके बीच में ये क्या है मेरा, ये इससे हमारा क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो बनने वाला है। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो हमारा ये क्या है, ये एपीब्लास्ट है, ये क्या है, हाइपोब्लास्ट है। तो इन दोनों के बीच में ये साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है और ये क्या है, हमारा एम्ब्रियोलर सेल है, यानी कि ये एम्ब्रियो की सेल है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत सारे टिश्यू फिल हो जाते हैं। ओके, बहुत सारे टिश्यू क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की जो सेल होती है ना, वो फर्दर इंटीरियर टू दिस पर्टिकुलर सेल वो फर्दर इम्बेडेड होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कोरियोनिक विला बोलते हैं। बाद में क्या होता है कि हमारा ये जो अल्टीमेटली ये जो मेरा था, क्या था, ये एपीब्लास्ट था। एपीब्लास्ट अल्टीमेटली एक एमनियोटिक कैविटी बनती है एपीब्लास्ट के सेल से, और बाद में यहाँ पे एक योक सैक बनता है। योक सैक का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट किसका होता है, एमनियोटिक कैविटी का होता है। तो बाद में स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है हमारा बाद में स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, बाद में हमारा स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस। कैसा, हमारा बाद में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। ओके, जहाँ पे सिर्फ एमनियोटिक कैविटी होती है और योक सैक कुछ ऐसा स्लाइटली लगा होता है। ओके, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, एक कनेक्टिंग स्टॉक से ये अटैच हुआ रहता है। ओके, ये क्या है, कनेक्टिंग स्टॉक है। अभी आपने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की जो यहाँ पे आपने अंदर से इम्बेडेड होते हुए देखा इन द प्राइमरी कोरियोनिक विलस में, जो कि अल्टीमेटली सेकेंडरी कोरियोनिक विला में रीनेम हो जाता है आफ्टर द एंटरिंग ऑफ द टिश्यू ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ओके, एक्स्ट्रा क्यों बोला था, क्योंकि वो बिटवीन एम्ब्रियोलर सेल
और बिटवीन द साइटोटोफोब्लास्ट का था। ओके, एक्स्ट्रा था यानी कि आउटसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्ब्रियोनल सेल या फिर एम्ब्रियो के सेल के पास था। ओके, आउटसाइड था, इसलिए इसको हमने क्या बोला, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म या फिर एक्स्ट्रा मेसोडर्म हमने इसको बोला, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हमने उसको बोला। उस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की टिश्यू जो सेल रहती है वो प्राइमरी कोरोनिक विले के अंदर एम्ब्रियोड होती है, जिनको हम फर्दर रीनेम करेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कोरोनिक विला बोलेंगे। और बाद में क्या होता है कि जो कनेक्टिव स्ट्रॉन्ग है ना, इस कनेक्टिव स्ट्रॉन्ग से, जिन्हें हम एलेंटॉइज बोलते हैं, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एलेंटॉइज बोलते हैं, इस एलेंटॉइज से बहुत सारे ब्लड वेसल्स बनते हैं। ओके, फीटस अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स वहाँ पे बनना स्टार्ट नहीं होता है। वो अलग बात है कि फीटस जब बनेगा आफ्टर द 8 वीक ऑफ जेस्टेशन, ओके, तब वहाँ पे क्या होगा, फीटल के ब्लड वेसल्स वगैरह बनेगा। लेकिन उसके पहले एलेंटॉइज क्या करता है, वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स खुद का बनाता है, और वो क्या करता है, ऐसे वो पूरे ब्लड वेसल्स को अपने अराउंड सर्कुलेट कर देता है। ओके, वो क्या करता है, अपने अराउंड ऐसे वो सर्कुलेट कर देता है। ओके, ऐसे अपने अराउंड बहुत सारे ब्लड वेसल्स को क्या होगा, सर्कुलेट करता है। एंड दीज ब्लड वेसल्स नाउ दे एंटर इन दिस फर्दर, ओके, जो यहाँ पे फर्दर जो बना हुआ था, ओके, जिसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की टिश्यू जो एम्बेड हुए थे, उसके अंदर भी क्या जाएगा हमारा, इसकी ब्रांचेस जाती हैं। ओके, इसकी ब्रांचेस ऐसे जाती हैं, और बाद में ये टोटली, ओके, ये टोटली मिलाकर हमने इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी कोरियोनिक विला बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये डायग्राम से समझ में आ रहेगा। मेरे को जो आता था, ओके, व्हाट आई नो दैट आई एक्सप्लेन हियर, ओके, एंड दैट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना समझे रहोगे। ओके, अगर आपको समझा हुआ रहेगा तो दैट इज़ गुड, एक्सेलेंट। बट अगर आपको समझ में नहीं आया रहेगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहेगा तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कुछ भी अगर समझ में आया रहेगा, और उस कुछ भी में से आपको जो कुछ नहीं समझ में आया है वो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। ओके, तो वेन एवर आई विल गेट टाइम डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, और जो आपको जो डाउट होगा वो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर डाउट। ओके, तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या टर्शरी कोरियोनिक विला यहाँ पे बनता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, जो कोरियोनिक फ्रंटोसम होता है ना, कोरियोनिक फ्रंटोसम वही पार्ट है, ये जो अभी ये इसकी जो एलेंटोइस की जो ब्रांचेस जो यहाँ पे फर्दर डिवाइडेड हुए ना, ये क्या होती है, ये डीजेनरेट हो जाती है आफ्टर अ सम टाइम। जब प्लेसेंटा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ पे डीजेनरेट हो जाती है, एंड दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक लीव बोलते हैं। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक लीव बोलते हैं। और जो मोस्ट डेवलप पार्ट वाला जो हमारा एलेंटोइस होता है, वो एक साइड पे होता है जहाँ पे कनेक्टिव स्टॉक अटैच हुआ रहता है, जहाँ पे हमारा डेसिडुआ बेसालिस होता है। ओके, डेसिडुआ बेसालिस जहाँ पे होता है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा फीटल पार्ट होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, जिस पर्टिकुलर रीजन के थ्रू, ओके, क्योंकि हमारा जो पार्ट है ब्लास्टोसिस्ट कैसे इम्बेड हुआ था, ऐसे इम्बेड हुआ था। तो इंटरनली कौन सा होगा, इंटरनली पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, मटेरियल का क्या है, ये डेसिडुआ बेसालिस है। इसी पर्टिकुलर पार्ट में यहीं पे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, हमारा प्लेसेंटा बनेगा। ओके, तो प्लेसेंटा जहाँ पे बनेगा उस पर्टिकुलर साइड में जो एलेंटोइस है, उसकी जो बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो वहाँ पे मोर डेवलप होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक फ्रंटोसम बोलते हैं। और जहाँ पे डीजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, दैट इज कॉल्ड द कोरियोनिक लीव। ओके, तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग द प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो देयर इज अ 3 विला फॉर्मेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। As in tertiary coronary villi, fetal blood vessels start to penetrate in the secondary villi. What I explained previously. Okay, lacunae without the syncytial trophoblast layer filled with the maternal blood, as by branches of arcuate artery into the number of spiral artery. Okay, as placenta is not formed, circulation by embryo. Okay, as placenta is not formed, circulation of embryo development is given by or received by the lacunar blood by simple diffusion. Okay, वो सिंपल डिफ्यूजन कैसे होगा, जब वहाँ पे सेकेंड टर्शरी कोरियोनिक विला हो जाएगा। जब वहाँ पे टर्शरी कोरियोनिक विला होगा तब वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा। ओके, वो बाद में अलग बात है कि प्लेसेंटा बनेगा और बाद में जो डेसिडुआ बेसालिस के पास जो रीजन होगा, ओके, जो फीटल ब्लड वेसल जो रीजन होगा
डेसिडुआ बेसालिस के पास वही पर्टेंट रहेंगे, वही वहाँ पे डोमिनेट होगा। बाद में जितने भी उसके सराउंडिंग यानी कि जितने भी डेसिडुआ कैप्सुलरिस वाला जो रीजन होगा, डेसिडुआ कैप्सुलरिस के जो पार्ट होगा, ओके, जहाँ पे अल्टीमेटली हमारा टर्शरी कोरोनिक विलय बना हुआ है, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। टर्शरी कोरोनिक विलय पूरे जो ये पूरा रीजन है ना, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू आपको बताया था अभी जस्ट, वो पूरे रीजन में टर्शरी कोरोनिक विलय बना हुआ रहता है। लेकिन एक पर्टिकुलर साइट होता है डेसिडुआ बेसालिस, जहाँ पे क्या होता है, इसका मोस्ट डेवलप पार्ट होता है, यानी कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होता है। उनको हम क्या बोलते हैं, कोरोनिक फ्रंटोसम बोलते हैं, ओके। और जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस है, वहाँ पे जो टर्शरी कोरोनिक विलय बना हुआ था, ओके, वो दैट ऑल गेट डीजनरेटेड, ओके। तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताना एक्सप्लेन किया था। डेसिडुआ बेसालिस के रीजन में मोस्ट डेवलप तरीके से बना हुआ रहता है। एंड ये जो पर्टिकुलर साइट है, इनको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस बोलते हैं, ओके। एमनोटिक कैविटी है, ये योक सैक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम होता है, ओके। तो अल्टीमेटली ये मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फीटल के ब्लड वेसल्स की जो ब्रांचेस है वो एलेंटॉइड से मिले हुए रहते हैं फीटस को, ओके। वो आते हैं, उसी के ब्रांचेस वगैरह जो रहती हैं। और बाद में जो लैकुना स्पेसेस था, ओके, सिंसिचो ट्रोफोब्लास्ट में, वो लैकुना स्पेसेस फिल्ड होती है बाय मैटरनल ब्लड, ओके, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैटरनल ब्लड के थ्रू वो फिल हुआ रहे, ओके। और बाद में ये सिंपल डिवीजन के थ्रू क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये 3rd to 4th वीक में आपको ऐसा देखने मिलेगा, और 1st वीक में ऐसा कुछ रहता है, ओके। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी विला, लैकुनर स्पेसेस इज रीटर्म एज अ इंटरविलर स्पेसेस, अगेन द वन इम्पॉर्टेंट point, okay. As placenta start to form as the 6th week, coronic villus around the amniotic membrane start to degenerate, okay. What I said, जो tertiary coronic villa है, they get start to degenerate, okay, because placenta now start development or now get developed, okay. That's why get degenerate, and that is called as a coronic leaf. On the basal side of the endometrium called Residuum basalis, well-developed coronic villi is present. As placenta is nothing but the connection of the two plate, basal plate and coronic plate, which itself separated by a villi. Okay, villi मतलब बहुत सारे जो branches हैं. As placenta fully developed, all remaining coronic villi get regenerated and get fused with the amniotic membrane. Okay, जो membrane यहाँ पे है, ओके, वो मेम्ब्रेन इसके पर्टिकुलर इस मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाता है, ओके, क्योंकि अभी कोई उसकी एम्बेडेड कोई वहाँ पे रीज़न रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट्स वाई दे गेट फ्यूज्ड विथ ईच अदर, ओके, एंड दैट्स वाई दे कॉल एज अ कोरोनिक लीफ. और जहाँ पे फ्यूज़ नहीं हुआ है और वहाँ पे और डेवलप हो गया है उनको हम क्या बोलते हैं, कोरोनिक फ्रंटोसम बोलते हैं. यूट्राइन वेसल्स एम्प्टी इन द इंटरविलस स्पेसेस और द लैकुनर स्पेसेस. fetal blood vessels takes important component and give the waste material into the same space. ओके, पोजीशन क्या है, पोजीशन मैंने आपको बता दिया कि यूजुअली प्लेसेंटा जो होता है वो कहाँ पे अटैच होता है, वो या तो फंडस के रीजन में अटैच होगा. अभी आप बोलोगे फंडस के रीजन मीन्स वही कि एंडोमेट्रियम की लाइन, एंडोमेट्रियम में तो एम्बेड हो गया है, एंडोमेट्रियम में तो चला गया है, लेकिन एंडोमेट्रियम के रीजन में जाने के बाद वो कौन से वॉल ऑफ द यूट्रस को अटैच होने वाला है. ओके, अगर वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस में होगा तो दैट इज कॉल्ड द एंटीरियर प्लेसेंटा. अगर वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस में होगा तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा. अगर वो फंडस के रीजन पे अटैच होगा तो दैट इज कॉल्ड द फंडल प्लेसेंटा. ओके, तो ऐसे 3 प्लेसेंटा अल्टीमेटली है. और अगर इफ़ सपोज प्लेसेंटा हमारा इंटरनल ओएस ऑफ द सर्विक्स अगर वहाँ पे डेवलप होता है या फिर फॉर्म होता है, दैट इज़ नथिंग बट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिन्हें हम बोलते हैं, या फिर प्लेसेंटा प्रेविया जिन्हें हम बोलते हैं. ओके, फंक्शन की अगर बात करें तो ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, if you talking about the function of the placenta, all vital function of the fetus done by the placenta. Okay, so it help in the nutritive function. Okay, it help in the respiratory function, it help in the excretory function,
हेल्प इन द एंडोक्राइन एंड एंजाइमेटिक एक्शन। ओके, तो वी विल सी द वन बाय वन। तो फंक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिटिव फंक्शन किस प्रकार करेगा, तो फिटेड रिसीव द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मदर ब्लड वाया यूट्राइन वेसल्स थ्रू अ सिंपल डिफ्यूजन। ओके, कॉन्सेप्ट अगर आप समझे रहोगे तो सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, जो आप समझते हो, आप मेरे से बेटर इंग्लिश समझते हो, आप मेरे से बेटर इंग्लिश जानते हो। ओके, बट जो मुझे आता है वो यहाँ पे मैंने एक सिंपलर स्टेटमेंट में लिखा है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तो कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा कि कैसे ये स्टेटमेंट लिखा, क्या है ये। ओके, क्योंकि ये सिंपलर स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो अल्टीमेटली न्यूट्रिटिव फंक्शन मतलब क्या, कि न्यूट्रिशन किस प्रकार फीटस को प्रोवाइड होगा। तो फीटस क्या करेगा, फीटस के जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, मदर के ब्लड वेसल से या फिर मदर के जो लेकुना स्पेसेस में जो ब्लड है, ओके, वहाँ से वो रिसीव करते हैं और वहाँ पे क्या होता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ग्लूकोज, लिपिड, ये सभी लेते हैं वो। सम आर ट्रांसफर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, रेयर रहता है ये। हेल्प इन द रेस्पिरेटरी फंक्शन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज होता है। ओके, जो अम्बिलिकल वेन में जो ऑक्सीजन ब्लड जो आ रहा है, ओके, टुवर्ड्स द फीटस, वो कैसे आ रहा है, क्योंकि प्लेसेंटा के रीजन में अम्बिलिकल वेन ने ऑक्सीजन रिसीव कर लिया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल आर्टरी फीटस से प्लेसेंटा के टुवर्ड्स लेके आता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो फीटल मटरनल वेन में वो पॉर करता है, ताकि वो क्या करे, जो भी वेस्टेज है वो थ्रू आउट कर दे अपने बॉडी से। ओके, हेल्प इन द एक्सक्रीटरी फंक्शन, फीटस एक्सक्रीट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ मटरनल ब्लड बाय सिंपल डिफ्यूजन अगेन। ओके, तो जो भी कुछ वेस्टेज रहता है, दैट अगेन द यूट्राइन आर्टरी कैरी दैट पर्टिकुलर वेस्टेज और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ओके, अप टू द पर्टिकुलर मदर वेन, ओके, और अप टू द प्लेसेंटा, और वहाँ पे क्या होता है, बाद में वो एम्प्टी होते हैं, बाद में वो पॉर करते हैं। एंड्रोक्रानिक एंड एंजाइमेटिक एक्शन मतलब वही होता है कि प्लेसेंटा सीक्रेट द वेरियस प्रेगनेंसी हार्मोन, ओके, लाइक एससीजी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, एंजाइम लाइक द डायमाइन ऑक्सीडेस, ये जो होता है अल्टीमेटली ये सर्कुलेटरी प्रेशर और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोटेंशन जो होता है वो उनको क्या करता है, नहीं होने देता है और वो मेंटेन करता है। ओके, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपोटेंशन यानी PIH को क्या करता है, मेंटेन करता है कि ना हो। कौन, हमारा प्लेसेंटा। कैसे, बाय सीक्रेटिंग एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड द डायमाइन ऑक्सीडेस एंजाइम, जो कि मटरनल ब्लड वेसल्स में वो सीक्रेट होगा और वो क्या करता है, वहाँ मटरनल ब्लड वेसल्स में जो भी प्रेशर है क्रिएट हुआ है, ओके, वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है, उसको रिजॉल्व करता है। ऑक्सीटोसाइन इज न्यूट्रलाइज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन बिफोर द नॉर्मल लेबर इज़ नॉट कम। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि नॉर्मल लेबर यानी कि लेबर एक पर्टिकुलर स्टेज है जहाँ पे डिलीवरी की स्टेज है, ओके, और वो स्टेज कब आएगी, जब फुल्ली मैच्योर बेबी पार्चुरेशन होगा उसका, जब वो बेबी बाहर आएगा। ओके, तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज ब्लड में होना बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस और बिफोर टाइम, ओके, ऑफ डिलीवरी, वहाँ पे जो उसको न्यूट्रलाइज करने का जो काम होगा वो कौन करता है, ऑक्सीटोसाइनेस करता है, जो कि प्लेसेंटा ही रिलीज करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने अल्टीमेटली बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। हियर वी डिस्कस द प्लेसेंटल फंक्शन, प्लेसेंटल ओरिजिन, प्लेसेंटा के शेप, प्लेसेंटा का फंक्शन, ओके, ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन वगैरह ये हमने यहाँ पे आज कवर किया। तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइज। थैंक यू, होप यू ऑल द बेस्ट।